India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपी बरी। कोर्ट ने कहा सीबीआई के आरोपों में पर्याप्त सबूत नहीं। मामले की जांच करने वाले सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश। एसआईआर के लिए जुडिशियल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की आपत्ति को किया खारिज। कहा चुनाव आयोग का ट्रेनिंग मॉड्यूल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ओवरराइड नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कचारा हत्याकांड दोषी विकास यादव को होली पर 7 मार्च तक रिहाई की अनुमति दी। फरलों के विरोध पर जताई कड़ी असहमति। पूरे हिट एंड रन केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी डॉक्टर अजय अनिरुद्ध तवरे को दी जमानत। तवरे पर खून के नमूने बदलने की साजिश का है आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलटा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को आरोप मुक्त कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने न केवल केजरीवाल बल्कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मामले के सभी 23 आरोपियों को भी बरी कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई के आरोपों में पर्याप्त सबूत नहीं है और आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने इस मामले की जांच करने वाली सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने जांच अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं, जिन्होंने आबकारी के उप आयुक्त कुलदीप सिंह को मामले में आरोपी नंबर 1 बताया। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी ने पूर्वाग्रह से ग्रहित होकर काम किया और आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं होने के बावजूद उन्हें आरोपी बनाया। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी ने अपनी जांच में कई खामियां की, जिनमें से एक ये है कि उन्होंने एक व्यक्ति को आरोपी और गवाह दोनों के रूप में पेश किया। अदालत ने कहा कि एक गंभीर गलती है और जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में सीबीआई की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि हजारों पन्नों की भारी भरकम चार्जशीट में कई खामियां थीं और इसमें ऐसा कोई पुख्ता सबूत या गवाह नहीं मिला जो आरोपों का समर्थन कर सके। जज ने यह तक कहा कि चार्जशीट में भ्रामक दावे किए गए थे जो कानून के शासन के खिलाफ है। अदालत ने विशेष रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया, जिसमें पहला है, कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता। शराब नीति बनाने और लागू करने में उनकी संलिप्तता का कोई सबूत नहीं मिला और न ही कोई वसूली दिखाई गई। दूसरा, जज ने निष्कर्ष निकाला कि केजरीवाल को बिना किसी ठोस सामग्री के फंसाया गया था। कोर्ट के अनुसार एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को बिना किसी बुनियादी सबूत या गवाह की साजिश में शामिल बताना पूरी तरह गलत है। तीसरा, कुलदीप सिंह, जिन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया था, समेत के कविता, विजय नायर और अन्य सभी 23 लोगों को राहत दी गई है। कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि जब कोई सबूत नहीं था तो कुलदीप सिंह को पहला आरोपी क्यों बनाया गया। सीबीआई की जांच में भारी चूक और विरोधाभासों को देखते हुए अदालत ने सीबीआई के जांच अधिकारी आईओ के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट की बातें गवाहों के बयान से मेल नहीं रखती हैं और यह पूरी थ्योरी आंतरिक रूप से विरोधाभासी थी। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है
आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए, देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग की केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान। देशद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से देशद्रोह कानून की समीक्षा करने की बात कहने से संसद को ऐसा कानून बनाने से नहीं रोका जा सकता। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची के बेंच ने कहा कि संसद को कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है और केंद्र सरकार की ओर से दिया गया आश्वासन संसद पर बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह कानून के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिनमें भाकपा नेता विनय विश्वम की याचिका भी शामिल है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि देशद्रोह कानून का दुरुपयोग हो रहा है और यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में देशद्रोह कानून पर रोक लगा दी थी और केंद्र सरकार को इसे फिर से देखने के लिए कहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने अब एक नया कानून बनाया है जिसे देशद्रोह कानून के समान माना जा रहा है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह नया कानून भी असंवैधानिक है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह नए कानून को कुछ समय तक लागू होने देगा और फिर इसकी समीक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बनाने का अधिकार संसद का है और वह इस मामले में दखल नहीं देना चाहता। इस मामले में सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होकर कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन दिया था कि देशद्रोह कानून को वापस लिया जाएगा, लेकिन अब नया कानून बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह आश्वासन का उल्लंघन है और नए कानून को रद्द किया जाना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि केंद्र सरकार का आश्वासन संसद पर बाध्यकारी नहीं है और संसद को कानून बनाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट नए कानून को कुछ समय तक लागू होने देगा और फिर इसकी समीक्षा करेगा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रोसेस के लिए जुडिशियल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति जताई है। टीएमसी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन द्वारा जुडिशियल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने से उनकी स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के इस आपत्ति को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची के बेंच ने कहा कि ईसीआई का ट्रेनिंग मॉड्यूल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ओवरराइड नहीं कर सकता। जुडिशियल ऑफिसर्स पर भरोसा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल ऑफिसर्स को पता है कि क्या करना है और उन्हें स्वतंत्र रूप से फैसला करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ईसीआई के अलावा और कौन ट्रेनिंग देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके निर्देश दिन की रोशनी की तरह साफ है और उन्हें ओवरराइड नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि जुडिशियल ऑफिसर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में पता है और कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते राज्य अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर राज्य और ईसीआई के बीच विवाद को देखते हुए एसआईआर प्रोसेस में दावों पर फैसला करने के लिए जुडिशियल अधिकारियों को तैनात करने का निर्देश दिया था। इस हफ्ते की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड और उड़ीसा के जुडिशियल अधिकारियों को भी तैनात करने की इजाजत दी थी, क्योंकि डेडलाइन से पहले काम पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल में काफी जज उपलब्ध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पुणे पोर्शे मामले में ससून अस्पताल के डॉक्टर अजय अनिरुद्ध तवरे को जमानत दे दी है। तवरे पर पोर्शे कार में सवार नाबालिगों के खून के नमूने बदलने की साजिश रचने का आरोप है, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने तवरे के साथी आरोपियों को जमानत दिए जाने के आधार पर उन्हें जमानत दी। तवरे ससून अस्पताल के पूर्व फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अस्पताल के कर्मचारियों और नाबालिग ड्राइवर के परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर चिकित्सा रिकॉर्ड को गलत साबित किया।
प्रोसिक्यूशन ने आरोप लगाया कि तवरे ने डॉक्टर श्रीहरि हलनोर के साथ मिलकर नाबालिग ड्राइवर के खून के नमूने को अन्य लोगों के नमूने से बदल दिया ताकि नील अल्कोहल रिपोर्ट दिखाई जा सके। अस्पताल के एमएलसी रजिस्टर, चिकित्सा प्रमाण पत्र और खून के नमूनों पर लेबल में गलत प्रविष्टियां की गई ताकि जांचकर्ताओं को गुमराह किया जा सके। तवरे के वकील सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ तवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि तवरे अपराध के दिन छुट्टी पर थे। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने अन्य सह आचार्यों को जमानत दी, इसलिए तवरे को भी जमानत मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य ने आरोप लगाया कि तवरे एक सह साजिशकर्ता थे और अन्य आरोपियों ने उनके निर्देशों के तहत काम किया। तवरे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 16 दिसंबर 2025 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि तवरे और अन्य आरोपियों ने पैसे के लिए सबूतों को छेड़छाड़ किया और गायब किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 3 सह आचार्यों आशीष सतीश मित्तल, आदित्य अविनाश सूद और अमर संतोष गायकवाड़ को जमानत दी, लेकिन जिन्होंने लगभग 18 महीने जेल में बिताए थे, उन्हें कार में सवार नाबालिगों के खून के नमूने बदलने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाला एवं शोषण अक्षमता संहिता 2016 या आईबीसी के तहत ऋणदाताओं की समिति या सीओसी के वाणिज्यिक निर्णयों में अनावश्यक न्यायिक हस्तक्षेप पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने कहा कि हाल के समय में असफल समाधान आवेदक लगभग हर वाणिज्यिक निर्णय को प्रतीकात्मक त्रुटि का जामा पहनाकर चुनौती दे रहे हैं, जिससे दिवाला प्रक्रिया एक लंबी और प्रतिद्वंदात्मक कानूनी लड़ाई में बदलती जा रही है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने स्पष्ट किया कि आईबीसी का मूल उद्देश्य त्वरित, निश्चित और ऋणदाता प्रधान निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। अदालत ने कहा कि असफल बोलीदाता न्यायिक प्रणाली का रणनीतिक उपयोग कर सीओसी के वाणिज्यिक निर्णयों को दोबारा खुलवाने की कोशिश करते हैं। इससे न केवल प्रक्रिया में देरी होती है, बल्कि कॉर्पोरेट देनदार के मूल्यों में भी गिरावट आती है। यह प्रवृत्ति देरी, रेंट सीकिंग और रणनीतिक अवरोध को बढ़ावा देती है, जो आईबीसी की आर्थिक तर्कशक्ति और विधायी मंशा के विपरीत है। पीठ ने आगाह किया कि न्यायालयों को आईबीसी में निर्धारित सीमित दायरे से बाहर जाकर समीक्षा करने के प्रलोभन से बचना चाहिए। यह टिप्पणी उस समय आई जब अदालत ने टोरेंट पावर लिमिटेड, वेंटिज पॉइंट एसेट मैनेजमेंट लिमिट और जिंदल पावर लिमिटेड द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया। इन कंपनियों ने एसकेएस पावर जनरेशन लिमिटेड के लिए सरदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड की स्वीकृति समाधान योजना को चुनौती दी। अदालत ने पाया कि आईबीसी की धारा 61(3) के तहत कोई महत्वपूर्ण अनियमितता नहीं हुई है, और क्योंकि समाधान योजना पहले ही लागू हो चुकी है, इसलिए हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि सीओसी की कमर्शियल विजडम सर्वोपरि है, ना एनसीएलटी ना एनसीएलएटी। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि समाधान पेशेवर ने सीओसी के निर्देशों के अनुसार ही कार्य किया था। सीओसी ने यदि कुछ अस्पष्टताओं पर स्पष्टीकरण मांगा तो आरपी ने केवल वही प्रश्न सभी आवेदकों तक पहुंचाए। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिवाला प्रक्रिया को बाजार आधारित, समयबद्ध और निश्चित बनाए रखने के लिए न्यायिक संयम आवश्यक है। आईबीसी का उद्देश्य मूल्य अधिकतमकरण, न कि अनावश्यक मुकदमेबाजी को बढ़ावा देना। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव को होली के अवसर पर परिवार के साथ समय बिताने के लिए 7 मार्च तक फरलो या अवकाश देने की अनुमति दी। यह आदेश न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचौली की पीठ ने पारित किया। पीठ ने यह उल्लेख किया कि विकास यादव 25 वर्ष की बिना किसी रियायत वाली सजा में से 23 वर्ष जेल में बिता चुका है। अदालत ने कहा, फरलो इस आधार पर मांगा गया है कि वह होली के दौरान अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता है। मामले के गुणदोष में जाए बिना यह हम याचिकाकर्ता को 7 मार्च तक फरलो पर रिहा करने की अनुमति देते हैं। सुनवाई के दौरान पीठ ने शिकायतकर्ता पक्ष के वकील द्वारा फरलो का विरोध किए जाने पर असहमति जताई। न्यायमूर्ति सुंदरश ने टिप्पणी की, क्या आप उसे फांसी देना चाहते हैं? 23 साल बाद भी आप उसे जाने नहीं देना चाहते। हमें जीवन में चीजों को छोड़ना सीखना होगा। उसने जो किया वह हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार की राहत कभी कभी कैदी के सुधार में सहायक हो सकती है।
न्यायमूर्ति सुंदरश ने अपने मद्रास हाईकोर्ट के अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने बम विस्फोट मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे सभी दोषियों को फरलो दिया था। फरलो अवधि के बाद जब वे जेल लौटे तो उनके व्यवहार में बदलाव देखा गया और उनमें पश्चाताप की भावना विकसित हुई। विकास यादव और उनके चचेरे भाई विशाल यादव को वर्ष 2002 में 25 वर्षीय व्यवसायी नीतीश कटारा के अपहरण और हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। अभियोजन के दौरान इस मामले को ऑनर किलिंग के रूप में वाणिज्य किया गया क्योंकि कटारा का विकास की बहन के साथ संबंध था। नीतीश कटारा का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई और उसका जला हुआ शव उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के पास मिला था। दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। साथ ही यह निर्देश दिया गया था कि वे 25 साल तक बिना किसी रियायत के सजा काटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस को फटकार लगाई है जिसने जी मीडिया की शिकायत पर एक एफआईआर दर्ज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करते हुए कहा कि यह एक मनगढ़ंत कहानी पर आधारित है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने जी राजस्थान के पूर्व चैनल हेड आशीष दवे की याचिका पर सुनवाई करते हुए एफआईआर को रद्द कर दिया। बेंच ने कहा, हम हैरान हैं कि एफआईआर को कैसे दर्ज किया गया। जांच अधिकारी को पहले आरोपों की पुष्टि करनी चाहिए थी। जस्टिस मेहता ने कहा, क्या यह जेम्स बॉन्ड है? पहले गोली चलाओ, बाद में सोचो। यह एफआईआर एक प्रभावशाली एजेंसी की शिकायत पर दर्ज की गई। अगर कोई आम नागरिक पुलिस स्टेशन में जाता है तो क्या आप ऐसी एफआईआर दर्ज करेंगे? बेंच ने कहा कि एफआईआर में कोई ठोस आरोप नहीं है, सिर्फ एक कहानी है। जस्टिस नाथ ने कहा, यह एक अस्पष्ट आरोप है जिसमें कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने बिना जांच के एफआईआर दर्ज की। बेंच ने कहा, यह एक गंभीर मामला है जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। आशीष दवे ने अपनी याचिका में कहा था कि जी मीडिया ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी किसी को धमकी या ब्लैकमेल नहीं किया। जी मीडिया ने आरोप लगाया था कि आशीष दवे ने अपने पद का दुरुपयोग करके कई लोगों से पैसे वसूले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में कोई ठोस सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2025 के सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट 2025 या शांति अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से पहले अदालत ने मामले की फाइलों का प्रारंभिक अध्ययन करने का निर्णय लिया। इस अधिनियम के जरिए निजी क्षेत्र को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भागीदारी की अनुमति दी गई और परमाणु घटनाओं की स्थिति में दायित्व की व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। यह याचिका पूर्व सिविल सेवक EAS शर्मा द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष हुई। पीठ ने कहा कि वे सुनवाई से पहले नियामक और एहतियाती प्रावधानों का गहन अध्ययन करना चाहती है। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, हमें यह नहीं दिखाना चाहिए कि कोई भी देश में आने वाले पहले आशंकित हो। न्यायमूर्ति बागची ने जोड़ा कि आज के वैश्विक दौर में नियामक व्यवस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। याचिकाकर्ता का तर्क है कि नया कानून ऑपरेटर की अधिकतम देनदारी को 300 मिलियन स्पेशल ड्राइंग राइट्स तक सीमित करता है और उपकरण आपूर्तिकर्ताओं को दायित्व से मुक्त कर देता है। यह प्रावधान वर्ष 2010 के सिविल लॉयबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट से अलग है, जिसमें ऑपरेटर को आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ वसूली का अधिकार दिया गया था। याचिका में MC मेहता के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि परमाणु गतिविधि स्वभाव से अत्यंत खतरनाक है और आपूर्तिकर्ताओं की जिम्मेदारी कम करना पूर्ण दायित्व के सिद्धांत का उल्लंघन है। इसके अलावा याचिका में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड से संबंधित प्रावधानों पर भी सवाल उठाए गए हैं। तर्क दिया गया कि बोर्ड की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया कार्यपालिका के नियंत्रण में है, जिससे नियामक की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। भारत की कन्वेंशन ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी के तहत प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए स्वतंत्र और स्वायत्त नियामक तंत्र की मांग की गई। याचिका में विवादित प्रावधानों को निरस्त करने, ऑपरेटर और आपूर्तिकर्ता की संयुक्त एवं पृथक देनदारी सुनिश्चित करने तथा एक स्वतंत्र नियामक नियुक्ति व्यवस्था स्थापित करने की मांग की गई। साथ ही जब तक पूर्णतः स्वायत्त नियामक संस्था स्थापित न हो जाए तब तक निजी भागीदारी के साथ परमाणु गतिविधियों के विस्तार पर रोक लगाने की भी अपील की गई।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिगों के कथित यौन शोषण मामले में दर्ज पास्को एक्ट में केस में नामजद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उनकी अग्रिम जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। शुक्रवार शाम करीब 1 घंटे से भी अधिक समय तक चली सुनवाई के बाद खचाखच भरी कोर्ट में न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने अपना आदेश सुनाया। यह फैसला स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद तथा उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर विशेष न्यायाधीश के आदेश के क्रम में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद व उनके अन्य के खिलाफ बीते रविवार को झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। झूंसी पुलिस मुकदमा दर्ज होने के बाद पूछताछ कर चुकी है। पीड़ितों का बयान और मेडिकल भी हो चुका है। माघ मेला तथा महाकुंभ में नाबालिगों के साथ कुकर्म का आरोप स्वामी और उनके सहयोग स्वामी मुकुंदानंद के खिलाफ है। सुनवाई से पहले ही कोर्ट नंबर 72 खचाखच भर गई। बचाव पक्ष ने एक पीड़ित को नाबालिग बताया। पीड़ितों की तरफ से अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया गया। तो फिलहाल कोर्ट राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.